नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम बात करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली। जो हमारा चैप्टर है ओलिगोपोली वो चल रहा है अभी, और इसमें फिर कुछ आज हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली इज नेवर फिक्स्ड। ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। ये किस पे डिपेंड होता है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। तो अनसर्टेनिटी और हमेशा एग्जिस्ट करती है इस मार्केट में। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। जो ओलिगोपोलिस्ट होते हैं कैन नॉट अज्यूम इट्स कॉम्पिटिटर्स विल नॉट चेंज देयर प्राइस और आउटपुट इफ इट चेंजेस। ठीक है, ओलिगोपोलिस्ट जो होते हैं वो अपने कॉम्पिटिटर्स को कभी भी अज्यूम नहीं कर पाते कि वो किस तरीके से वर्क करेंगे या कैसे अपना प्राइस और आउटपुट चेंज करेंगे। अगर वो चेंज करते हैं तो प्राइस चेंजेस बाय वन फर्म विल बी फॉलोड बाय अदर कॉम्पिटिटर्स। अगर एक फर्म कोई भी प्राइस अपना चेंज करती है तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी धीरे धीरे उसको फॉलो करते हैं, कहीं उसका जो मार्केट है वो अच्छा ना बन जाए, हमारा खराब ना हो जाए। इसी वजह से विच विल चेंज द डिमांड कंडीशन। इसकी वजह से क्या होता है, डिमांड कंडीशंस में भी काफी सारे चेंजेस आते हैं जो कि फर्म्स फेस करते हैं। इसीलिए डिमांड कम कर्व जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, लाइक अदर मार्केट, दूसरे मार्केट्स की तरह, ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट में डिमांड कर्व फॉर अ फर्म कीप चेंजिंग एज फर्म चेंज इट्स प्राइसेस। तो डिमांड कर्व जो है वो चेंज ही होता रहता है जैसे कि फर्म्स अपना प्राइस चेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखिए, बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स। इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया है कुछ प्राइस आउटपुट मॉडल्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोलिस्ट फर्म। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे, कुछ तीन यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं इंटरडिपेंडेंस को अमंग द फर्म व्हेन दे एक्सप्लेन ओलिगोपोली मार्केट। In such cases, the demand will be known and equilibrium price and output can be determined. दूसरे अप्रोच में हम देखते हैं collusion. Oligopolists can form a group of maximize their joint output and profit. ठीक है, एक ग्रुप बना लेते हैं वो। बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच कोल्यूजन इज कार्टेल। कार्टेल इसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। कार्टेल क्या होता है, एक सिचुएशन होता है जब ओलिगोपोलिस्ट एग्री करते हैं काम करने के लिए टुगेदर इंटरनेशनल मार्केट में, एक साथ काम करने के लिए अगर एग्री करते हैं तो वन फर्म इज चूजन एज अ लीडर। एक फर्म को लीडर बना दिया जाता है। द प्राइस डिटरमाइंड बाय लीडर बाय आर फॉलोड बाय अदर इन सच केस। तो प्राइस जो है एक लीडर डिटरमाइन करता है और बाकी सब इसको फॉलो करता है। तीसरा अप्रोच क्या है, एज्यूम दैट ओलिगोपोलिस्ट प्रेडिक्ट द रिएक्शन ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर। ठीक है, ओलिगोपोलिस्ट ये हो सकता है कि उसका अपने कॉम्पिटिटर का जो है रिएक्शन अज्यूम कर ले। प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्राइसेस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन आर सॉल्व्ड बाय द सच assumptions। तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी इन assumptions के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। वेरियस मॉडल डिफरेंट ऑन assumptions एग्जिस्ट इन दिस कैटेगरी। इस assumption पे काफी सारे मॉडल्स जो है वो दिए गए हैं, जैसे क्या क्या है, चैम्बरलिन मॉडल। अब एक एक करके हम मॉडल भी पढ़ेंगे बाद में। कॉर्नेट मॉडल, पॉल स्वीजी किंग डिमांड कर्व मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल्स भी हम पढ़ लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर एग्जाम में आता है तो ठीक, नहीं तो पढ़ा हुआ वेस्ट जाता नहीं है, आगे भी आपके काम आएगा। अगर किसी को इकोनॉमिक्स से आगे ही मास्टर्स करनी है या फिर यूजीसी नेट वगैरह पे फोकस करना है तो उनके काम आ सकता है। चलिए तो कॉर्नेट मॉडल देखते हैं। 1838 में ऑगस्टीन कॉर्नेट ने इंट्रोड्यूस किया था एक सिंपल मॉडल ऑफ duopolies that remains standard model of oligopolistic competition। तो इसके कुछ assumptions थे इस मॉडल के, जैसे दो फर्म्स होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और इनडिस्क्विशेबल गुड्स होना चाहिए। गुड्स यानी कि दोनों फर्म्स के जो प्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए दोनों का जो प्रोड्यूस करेंगे चीजें उनकी। There are no other firms in the market who produce same और substitute goods। ठीक है, कोई और फर्म नहीं होनी चाहिए मार्केट में जो कि सेम और सब्सटीट्यूट गुड्स को प्रोड्यूस करती है। कोई और फर्म मार्केट में एंटर नहीं करेगी। नो अदर फर्म कैन और विल एंटर द मार्केट। कोल्यूसिव बिहेवियर जो होगा वो प्रोहिबिट होगा। फर्म जो होगी कैन नॉट एक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कार्टेल। दोनों फर्म जो होगी वो कार्टेल नहीं बनाएगी, जैसे हमने अभी कार्टेल पढ़ा कि कार्टेल क्या होता है। देयर एग्जिस्ट वन मार्केट फॉर प्रोड्यूस्ड गुड्स। ठीक है, एक मार्केट होगा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए।
तो कॉर्नर ड्यूओपोली मॉडल रिलाइज ऑन द फॉलोइंग, ईच फर्म चूज अ क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, सभी फर्म्स एक क्वांटिटी को चूज करेगी, ऑल फर्म मेक दिस चॉइस साइमल्टेनियसली, द मॉडल इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्टेज गेम, फर्म चूज देयर क्वांटिटीज ओनली वंस, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फर्म्स आर पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ और assumptions हैं जो कि कॉर्नर ड्यूओपोली में आप देख सकते हैं जिसपे ये बेस्ड है। अब एक मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक रिएक्शन देखेंगे कि अज्यूम करते हैं दो फर्म्स हैं एक सिंगल मार्केट डिमांड कर्व में, ठीक है, क्वांटिटी क्या है, क्यू है क्या 100 माइनस पी, ठीक है, पी क्या है सिंगल मार्केट प्राइस है, क्यू क्या है टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है मार्केट में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, MC1 और MC2 यहाँ पे हमें दो दिए हुए हैं, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट 1 मार्जिनल कॉस्ट 2, ठीक है। तो 10 और 12 यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो MR इज इक्वल टू MC होता है, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन में। तो मार्जिनल रेवेन्यू MR इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। तो अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई है। ये जो इक्वेशन है लास्ट में हमें आंसर यही लेके आना है, ठीक है, Q1 Q2 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ था, Q इज इक्वल टू 100p, Q दिया हुआ था कितना 100 माइनस 100 माइनस पी। MC हमारे पास गिवन था, MC1 हमारे पास गिवन था कितना 10, MC2 हमारे पास गिवन था 12, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस Q। अब Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q की वैल्यू ये। अब टोटल रेवेन्यू TR, टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है, P इंटू Q1, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अब, अगर हम TR1 के लिए निकाल रहे हैं MC1 वाला अगर हम कर रहे हैं ये वाला फॉलो, तो TR1 के लिए निकाल रहे हैं तो PQ1 आ जाएगा। इसको हम अगर पुट करेंगे, P की वैल्यू क्या है 100 माइनस Q इंटू Q1। अब Q की वैल्यू हम अगर पुट करते हैं तो 100 माइनस Q1 प्लस Q2 इंटू Q1। अब यहाँ पे क्या है 100 है तो 100 Q1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 हो जाएगा माइनस Q1 का स्क्वायर माइनस Q1 Q2। यहां तक हो गया इक्वेशन सॉल्व, ठीक है, यहां तक हो गया Q1 Q2। अब आगे देखिए मार्जिनल रेवेन्यू MR1 के लिए हम निकाल रहे हैं, अभी MR1 के लिए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे MR के लिए। तो अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ किसके, Q1 के, तो क्या निकलेगा 100, ये 100 हो जाएगा, Q1 हट जाएगा। अब ये क्या है, इसको हम कैसे करते हैं, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है, जो ये स्क्वायर होता है वो क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए x की वैल्यू n है तो क्या हो जाएगा nx n माइनस 1, ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे हम 2Q1 माइनस Q2, ये वैल्यू आ जाएगी। इज इक्वल टू में क्या था, हमारा MR दिया हुआ है 10, MC1 दिया हुआ है हमारा कितना 10, इज इक्वल टू में 10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए 100 माइनस 10 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2Q1, इधर गया तो ये प्लस में हो गया, इसका साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया 90,
अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 90 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2Q1। अब 2 नीचे आ जाएगा इसके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90/2, ये 2 यहां से हट जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 90/2 अपॉन में Q2। अब 90/2 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 45। तो Q1 की वैल्यू कितनी आई 45 माइनस Q2/2 इज इक्वल टू Q1। ये वैल्यू आ गई Q1 की। ठीक है, अब हमें निकालनी है Q2 की वैल्यू। सिमिलर सिमिलर हम दोबारा से वही चीज करेंगे। अब क्या करेंगे देखिए, सिमिलर हम दोबारा से वही चीज करेंगे। 100 माइनस Q1 प्लस Q2, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। बाहर क्या होगा Q2, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं अब हम निकाल रहे हैं TR2। ठीक है, टोटल रेवेन्यू 2। तो अब यहां पे देखिए क्या होगा 100 Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। अब 100 Q2 है, तो जब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा MR2 अपॉन में डेल्टा Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q2 करेंगे। अब तो क्या हो जाएगा 100 माइनस Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू में हमारा क्या था MR 12। यहाँ पे क्या था 12 था। अब ये 100 माइनस क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू क्या है Q1, सॉरी 100 माइनस 12 इज इक्वल टू नहीं है, 100 माइनस 12 100 माइनस 12 माइनस Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 100 में से 12 गया तो कितना आएगा 88 आएगा। 88 माइनस Q1 माइनस इज इक्वल टू 2Q2। तो Q2 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, अब जब हम ये 2 जो है इसके नीचे लगाएंगे तो 88/2 माइनस Q1/2 इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा। तो 88 को जब काटेंगे तो आंसर आएगा 44। तो यहाँ पे कितना आया 44 माइनस Q1/2 इज इक्वल टू Q2। अब Q2 की वैल्यू तो ये आ गई। Q1 की वैल्यू क्या थी, Q1 की वैल्यू थी 45 माइनस Q2/2 इज इक्वल टू Q1, ये वैल्यू थी। अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारे पास Q2 की वैल्यू आ गई है, तो अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 45 माइनस 44 माइनस Q1/2 अपॉन में 2, क्योंकि 45 का है Q2/2 है, तो Q2 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू Q1। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ये अपॉन में 2 है तो दोनों से डिवाइड होगा, यहां इससे भी डिवाइड होगा 44 से भी, और इधर से भी डिवाइड होगा। तो 45 माइनस ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 22 माइनस, अब ये इससे दोबारा होगा तो ये माइनस Q1/4 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस Q1/4 हो जाएगा। अब क्या है 45 में से 22 गया, बचा 23 इज इक्वल टू 23 प्लस Q1/4। अब बात करते हैं आगे।
इज इक्वल टू Q1। अब ये Q1 इधर जाएगा, Q1/4 मान लीजिए, यहाँ पे 23 बचा, इज इक्वल टू Q माइनस Q1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4Q1 माइनस Q1/4। ठीक है, तो ये कितना बचा, 3Q1/4। ओके, तो अब आगे क्या आएगा, 23 इज इक्वल टू 3Q1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 ज़ा 12, तो कितना आएगा, 23 इंटू 4 92 इज इक्वल टू 3Q1। अब ये 3 इसके नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 92/3 इज इक्वल टू Q1। इतना आंसर आ गया, Q1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब Q2 की वैल्यू निकल जाएगी। Q2 की वैल्यू किसी तरीके से वैल्यू पुट करके अब निकल जाएगी 86/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यूज जो है आपको मिल रही है, यहाँ पे 92/3 और 86/3। 86/3 इसी वे में आप पुट कर देंगे ना तो अपने आप ही निकल जाएगी। देखिए इसमें अगर आप पुट कर देंगे वैल्यू 92/3 की, देखिए जैसे Q2 है इज इक्वल टू 44 माइनस Q1 कितना था, 92/3 बाई 2, 44 माइनस 92/3 यानी कि ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 44 इंटू 3 132 माइनस 184 में 3। ठीक है, इसी पे वैल्यू पुट करके निकलेगी, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है बट इसी पे वैल्यू पुट करके निकलेगी। ठीक है, इस इक्वेशन पे आप वैल्यू पुट करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा 100%। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे भी। ठीक है, बाकी पूरा इक्वेशन आपका हो चुका है। अगर फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम फिर से सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आपको जो इक्वेशन है वो क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट का जो इक्वेशन है वो सॉल्व किया है। ठीक है, आगे का देखिए, यहाँ पे Q1 Q2 जो है वो डिफर किस तरीके से है एक दूसरे से, टू द डिफरेंस इन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में जो डिफरेंस है इसकी वजह से, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ओनली फर्म विद द लोएस्ट मार्जिनल कॉस्ट वुड सर्वाइव। तो जो फर्म लोएस्ट मार्जिनल कॉस्ट से होती है वो सर्वाइव कर पाती है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ठीक है, फर्म टू स्टिल प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट क्वांटिटी गुड इवन दो इट्स मार्जिनल कॉस्ट इज 20% हायर देन फर्म वन। तो फर्म टू की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी है, 20% ज्यादा है फर्म वन से, फर्म वन से। तो ये कॉर्नेट इक्विलिब्रियम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस पे 2 क्वेश्चंस आपके और मिलेंगे आपको शायद इसी तरीके से मिलते जुलते। इसके बाद हम आ जाएंगे स्टैलबर्ग्स मॉडल पे। ठीक है, तो पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इसमें भी देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का है कुछ, MC M1 Q1 Q2 R इस तरीके का, तो ये भी हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आपको 10 दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना है आपको अपने आप से। एक बार हो जाता है ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। अच्छा चलो मैं ये करा ही देती हूँ, कहीं आप लोगों को फिर से कोई डाउट वगैरह आ जाए इस पे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं करा ही देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी चलिए निकाल लीजिए, देख लीजिए। तो सिमिलर जैसे हमने इस पे वैल्यू पुट करी
Q2 की। इसी तरीके से Q2 वाले इक्वेशन में हम Q1 की पूरी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे Q2 की इक्वेशन क्या है, 44 माइनस Q, ये देखिए, माइनस Q1 बाई 2, तो Q1 की इक्वेशन क्या होगी, 45 माइनस Q2 बाई 2। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, 45 माइनस Q2 बाई 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू Q2। ठीक है, तो अब यहां पे हम पुट करेंगे तो ये 45 से डिवाइड होगा तो 44 माइनस 45 से डिवाइड होगा तो 22.5 बनेगा, माइनस Q2 बाई 4 हो जाएगा, Q2 बाई 4 इज इक्वल टू Q2। आगे देखिए, आगे देखिए क्या होगा, जब 44 में से 22.5 माइनस होगा तो 21.5 बचेगा, इज इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा, फिर एलसीएम लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3Q2 बाय 4, जैसे कि हमने निकाला था लास्ट क्वेश्चन में। तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब उसके बाद जब हम 21 इंटू 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 86। 21.5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 86 आएगा, इज इक्वल टू में 3Q2। अब 86 अपॉन में 3, 86 अपॉन में 3 इज इक्वल टू Q2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि और न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं तो ठीक है, बाकी भी करा दिए जाएंगे। चलिए, तो अब वीडियो यहीं पे खत्म होती है फाइनली। थैंक यू सो मच।